नागपुर में आज सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस की ओर से सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। नागपुर के हिंसा वाले इलाकों में पुलिस की तैनाती कर दी गई है। तो देखिए एहतियात के तौर पे, क्योंकि हिंसा के बाद आज पहले जुमे की नमाज होनी है और आज नमाज के लिए जो लोग निकलेंगे उसके साथ साथ कुछ इलाकों में कर्फ्यू में ढील भी दी गई है। लिहाजा एहतियात के तौर पे नागपुर के हिंसा वाले इलाकों में जो पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। सीधे रुख करते सहयोगी जतिन का। जतिन, आज हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान की कोर्ट में पेशी है, तो वही दूसरी ओर पहली जुमे की नमाज भी है। हिंसा के बाद पुलिस की तरफ से एहतियात के तौर पे क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? ताजा हालात क्या है, जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए फहीम खान समेत 51 जो उपद्रवी हैं उनको आज कोर्ट में पेश किया जाएगा और पेशी के दौरान फहीम खान मुख्य तौर पर उसकी कस्टडी जो है वो कोर्ट से मांगी जाएगी। और दूसरी तरफ आज फ्राइडे है, जुमे की नमाज भी है, उसको देखते हुए तमाम सिक्योरिटी अलर्ट भी किया गया है। जिन इलाकों में हिंसा हुई थी वहां पर साफ तौर पर जो एक तरीके से कर्फ्यू है वो इम्पोज रहेगा, किसी भी तरीके की मूवमेंट नहीं होगी। लेकिन बाकी कुछ इलाके जो कि 9 अलग पुलिस स्टेशन है वहां पर कर्फ्यू में ढील दी गई है। 1 बजे से 4 बजे तक का समय दिया गया। आपको जरूरी काम है तो आप उस समय में जाकर अपना काम कर सकते हैं। हालांकि ये इसलिए भी किया गया क्योंकि आज जुमा है, नमाज अदा करने लोग बड़ी संख्या में मस्जिदों की तरफ जाते हैं। तो उस टाइम के दौरान, क्योंकि 1 से 4 के बीच में नमाज अदा करने का अलग अलग मस्जिदों में अलग अलग टाइम है, उसको देखते हुए तमाम जो फैसले प्रशासन द्वारा लिए गए, ये फैसला इस लिहाज से भी लिया गया कि लोगों में कॉन्फिडेंस आए, शांति बनी रहे, नागपुर अपने ट्रैक पे वापस लौटे, इसको लेकर ये फैसला लिया गया। लेकिन दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा ध्यान इस समय नागपुर पुलिस का है। कल रात तक तकरीबन 200 से भी ज्यादा ऐसे पोस्ट किए गए जो कि भड़काऊ थे, जिनको बंद करने की कवायद एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा की जा रही है। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के जरिए एक बार फिर से नागपुर में हिंसा करवाना या माहौल खराब करने की जो साजिश है वो प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और यही कारण है कि हर पहलू पर इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। फहीम खान को लेकर जो जानकारी मिल रही है कि फहीम खान को आज जब कोर्ट में पेश किया जाएगा तो संभवतः उसकी कस्टडी मांगने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जाएगी, क्योंकि देशद्रोह के मामले जो है वो फहीम खान पर दर्ज किए गए। सेक्शन 152 BNS का इम्पोज किया गया है। इसको देखते हुए तमाम जो सबूत है वो रखे जाएंगे। दूसरी बात फहीम खान को लेकर यह भी क्लियर हो रही है कि 3 दिन की इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें निकलकर सामने आई है वो कोर्ट के सामने रखी जाएगी और उसी बेसिस पर आगे रिमांड जो है वो नागपुर पुलिस मांगेगी। ये भी देखना होगा कि जो बांग्लादेश लिंक इसमें सामने आ रहा है उसमें फहीम खान का कितना रोल है और उसको एस्टैब्लिश करने के लिए भी तमाम दलीलें आज जो नागपुर पुलिस है उनके द्वारा दी जाएगी। ये जानकारी हमें मिल रही है कि एक डिटेल्ड रिमांड नोट इस पूरे मामले में तैयार किया गया है। उस रिमांड नोट में हर उन सवालों का जिक्र किया गया है और उन्हीं सवालों को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा ताकि मैक्सिमम 5 डेज की जो कस्टडी है वो मांगी जा सके। हालांकि दलील सुनने के बाद कोर्ट को तय करना है कि फहीम खान की कस्टडी दी जानी है नहीं दी जानी। लेकिन कल नागपुर कमिश्नर का क्लियर कहना था कि अभी तक जो भी सबूत मिल रहे हैं, जो भी साक्ष्य मिल रहे हैं, उसके आधार पर फहीम खान ही मास्टरमाइंड लग रहा है। हालांकि इन सब दलीलों के साथ आज कोर्ट में अपनी दलीलें पेश करती हुई नागपुर पुलिस आपको साफ तौर पर नजर आएगी। इसके अलावा जितने 91 अरेस्ट किए गए हैं उन 91 अरेस्ट के भी मोबाइल डाटा, उनके सर्विलांस, उनकी लोकेशन, हिंसा वाले दिन क्या कुछ थी, उसकी एक डिटेल रिपोर्ट आज तैयार की जाएगी। संभवतः जो IP एड्रेस को लेकर तमाम बातें की जा रही हैं वो IP एड्रेस की रिपोर्ट भी आज दोपहर तक या आज शाम तक आ जाएगी। उसके और इसी IP एड्रेस के आधार पर जो लोग अभी भी छिपे हुए हैं उनको भी ढूंढा जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। खबरों की तरफ आगे बढ़ते, अगली खबर आपको मेरठ से बताएंगे। मेरठ हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हो गया है। सौरभ के गर्दन पर कट के निशान मिले, कटे हुए निशान थे और आपको बता दें दोनों कान, जबड़े, ठोड़ी पर घाव के निशान, धड़ से सिर अलग किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद देखिए ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैरान कर देने वाला खुलासा हुआ है। और ऐसे में देखिए अब इस हत्याकांड को लेकर पुलिस और अपनी कार्रवाई तेज करेगी, क्योंकि मेरठ हत्याकांड में लगातार आपको बता रहे सिर धड़ से अलग किया गया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। तो मेरठ में जघन्य हत्याकांड से हर कोई दहला हुआ है। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर क्रूरता से अपने पति सौरभ को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जांच आगे बढ़ी तो खुलासा हुआ कि इस केस की कड़ियां काला जादू से जुड़ी हुई है। आरोपी साहिल के घर की तलाशी में काला जादू और तंत्र मंत्र के कई सबूत भी मिले जो इस ओर इशारा कर रहे हैं। साहिल किस तरह अंधविश्वास से प्रभावित था, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मोहब्बत का फितूर जब सर चढ़ जाता है तो इंसान सारी हदें पार कर जाता है। लेकिन मेरठ की मुस्कान प्यार में ऐसी अंधी हुई कि उसने अपने हाथों से 7 फेरों की कसम के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
अब सवाल है कि आखिर सौरभ को क्यों रास्ते से हटाया गया? हत्या के पीछे की वजह क्या थी? लव ट्रायंगल या फिर कुछ और? पुलिस को इन सवालों का अभी भी इंतजार है, लेकिन इस बीच हत्यारे साहिल को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं उसने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुलिस ने साहिल के कमरे की तलाशी ली। कमरे में दिखी अजीब तस्वीरें और भाषा भी। दीवार पर शैतान की तस्वीर भी नजर आई। साहिल पर अंधविश्वासी होने के आरोप लग रहे हैं। साहिल अपनी मरी हुई मां से बात करता था। साहिल के कमरे में कई स्केच भी बरामद किए गए हैं। अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ नजर आ रहा है और अब क्योंकि ये सूत्रों की तरफ से जानकारी मिली है कि अंधविश्वासी साहिल था और आरोपी साहिल के कमरे से जो तस्वीरें देखने को मिली है वो तस्वीरें बयां कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याओं से जुड़ा हुआ था। इतना ही नहीं, हत्यारे साहिल के घर से जो सबूत मिले हैं इससे ये पता चलता है कि उसे नशे की लत थी। साहिल जिस किराए के कमरे में रहता था वहां भी नशे का सामान मिला। साहिल के कमरे से नशे के सामान बरामद किए गए। कमरे में बियर की कई बोतलें मिली। बैग और अलमारी में नशे का सामान जब्त किया गया। दीवारों पर सिगरेट और गांजे की तस्वीर थी। नशे में साहिल पूरी तरीके से डूबा रहता था, ये पड़ोसियों ने भी दावा किया। करता होगा नशा, मैं ये नहीं कह रही शराब भी पी लेता है, नशा भी कर लेता है, ये नहीं कह रही कि नहीं करता का। मुस्कान और सौरभ की 6 साल की बेटी भी है, जिसका भविष्य बनाने के लिए सौरभ देश से बाहर था। सौरभ साल में 3 से 4 बार मेरठ आता था। इस बार भी वो मुस्कान का जन्मदिन बनाने के लिए लंदन से लौटा, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें हत्यारन मुस्कान मेरठ के किसी रेस्टोरेंट में सौरभ और अपनी बेटी के साथ डांस करती दिखाई दे रही है। 25 फरवरी को मुस्कान का जन्मदिन था। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से मेरठ पहुंचता है। मुस्कान ने सौरभ के खाने में नींद की दवाई मिलाई। सौरभ के सो जाने के बाद साहिल को बुलाया गया। साहिल ने चाकू से वार कर सौरभ को मारा। दोनों ने मिलकर सौरभ के 15 टुकड़े किए। ये मर्डर 3 और 4 मार्च की रात को किया गया। ये पहली बार नहीं था जब मुस्कान प्यार में पड़ी थी। 9 साल पहले भी मुस्कान को प्यार हुआ था। जिस शख्स से इसे पहला प्यार हुआ वो सौरभ ही था। सौरभ ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर मुस्कान रस्तोगी को अपनी जीवन साथी बनाया, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि ये जीवन साथी ही उसके जीवन का अंत करने वाली है। चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियां हैं, दोनों हथेलियां इसने काटी हैं। सीमेंट मिक्स करते हैं इसमें ड्रम में, ड्रम को लेटाते हैं। उसके बाद जो ड्रम के अंदर ड्रम को खड़ा करते हैं, उसमें हाथ डालते हैं, उसके बाद उसको पैक कर देते हैं। पुलिस ने जो खुलासा किया है वो रूह कपा देने वाला है। उधर बेटे की हत्या से परिवार के लोग आक्रोशित हैं। आरोपी पत्नी को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। इस संगीन अपराध के बाद मुस्कान की मां भी उसे फांसी की सजा देने की मांग कर रही है। माँ बाप भाई बहन जितने भी हैं उसके, वो सब मिले हुए। फांसी चाहिए हमें कुछ नहीं चाहिए, फांसी दो उसको। राक्षस है राक्षस। कोर्ट उसे अब फांसी ही की सजा दे। आप खुद मांग कर रहे हैं। उसे जीने का हक नहीं है। मुस्कान और साहिल की वजह से 2 परिवार उजड़ गए। एक 6 साल की बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए। हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को सख्त सजा दिलाने की तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सीधे लिए चलते हैं आपको